स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा आप सभी का अपने चैनल स्टडी डिटेल पर स्वागत करती हूँ। आज से मैं हिस्ट्री को बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। एनसीईआरटी बुक से हम पहले लेसन क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 से हम 12th तक जाएंगे। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर सब्जेक्ट को हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। पूरा जनरल नॉलेज होता है जो हमारे जैसे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम सब कुछ कवर करेंगे। पहले एनसीईआरटी की बुक से कवर करेंगे, फिर मैंने साथ साथ में लेसन के साथ नोट्स भी बना रखे हैं। फिर हम नोट्स से अच्छी तरह से लर्न करेंगे। पहले हम बुक से लेसन पढ़ेंगे, फिर हम नोट से हम लर्न करेंगे लेसन को। ठीक है, इसी तरह से हर सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। तो आज ये मेरा पहला लेसन है। ठीक है, पहला लेसन स्टार्ट कर रही हूँ मैं हिस्ट्री का, और क्लास 6th क्लास का फर्स्ट लेसन है हमारा। फर्स्ट लेसन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या था, कब था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, हम सब में ये उत्सुकता होती है। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, यही जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, ये सब हम जान सकते हैं। कैसे लोग रहते थे, क्या क्या व्यापार करते थे। हम आखेटकों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालक। ठीक है, आखेटक क्या होता है, शिकारी, कृषक, शासक इस तरह के लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कौन से खेल खेलते थे ये भी हम पता कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से गीत गाते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे सबसे पहले। ठीक है, कैसे कैसे लोग होते थे हमने देख लिया। रहते कहाँ थे सबसे पहले। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे कई लाख वर्ष पहले इंडिया में। ठीक है, भारत में, हमारे देश में कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, जो जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, जंगलों से वो अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, अपना पूरा जीवन चलाते थे। ठीक है, उन्हें पता था कि वे जड़ों, भोजन के लिए फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। जानवरों को आखेट भी करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी देखते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी कहाँ पे है, ये रही विंध्या पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश से बह रही है ये और अरब सागर में गिर रही है। तो यहीं पर इसके तट पर लोग रहते थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी के पास, इसके बाद हम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, फिर वहाँ पर लोग का हमें जीवन मिला, वहाँ पर लोग रहते थे। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, अफगानिस्तान में है हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये रही सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 8000 वर्ष पहले ही देखने को मिला था। नर्मदा नदी पर तो लाखों वर्ष पहले था, लेकिन सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास 8000 वर्ष पहले यहाँ पर क्या किया था, फिर लोग फसलें उपजाना शुरू कर दिया था यहाँ पे, गेहूँ और जौ जैसी फसलें। ठीक है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लोग शिकार करते थे। ठीक है, जंगलों से जो कुछ मिलता था उसको खाते थे। ठीक है, फिर वो उन्होंने बाद में गेहूँ जो जैसी फसलें ये थोड़ा थी कि लोगों ने बनाया बीज और थी। गेहूँ और जो था तो पहले भी घास की फॉर्म में है गेहूँ, और जो घास की तरह दिखता है, लेकिन लोगों को पहचान नहीं थी इसकी। ठीक है, पृथ्वी पर पहले भी था गेहूँ और जो, लेकिन उसको जो पहचान, उसको स्टोर करना शुरू किया, उसके बीज को संग्रह किया फिर लोगों ने। ठीक है, उसका पता किया, उसको फसल को उपजाना अपने आप से आरंभ किया फिर उन्होंने। तो उसको बीज को संग्रह करके रखते थे, स्टार्ट किया उन्होंने फिर। और वो क्या करते थे, फसलों के साथ साथ फिर उन्होंने खेती करना स्टार्ट की। ठीक है, तो फिर साथ साथ में वो भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। ठीक है, वहाँ पर नगर नहीं थे, सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों पर गाँव में रहते थे।
उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में फिर विंध्य पहाड़ियों की हम बात करते हैं। ठीक है, गारो है हमारे उत्तर पूर्व में, यहाँ पर है मेघालय के पास। ठीक है, और मध्य भारत में हमारी विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले चावल उपजाना शुरू किया। ठीक है, जिस बंदी को यहाँ पे चावल उपजाना शुरू किया। सुलेमान और किरथर के पास गेहूं और जौ। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व हुआ। सुलेमान और किरथर के पास 8000 वर्ष पूर्व जीवन पनपा, लोगों ने बसना शुरू किया। फिर सिंधु के पास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, नगर थे कुछ। ठीक है, आरंभिक नगरीकरण का विकास हुआ अच्छी तरह, बहुत अच्छी सभ्यता थी हमारी सिंधु सभ्यता, विकसित सभ्यता थी। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ गंगा के पास, गंगा नदी के पास, वहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व हुआ आज से। ठीक है, लगभग। और सिंधु नदी के पास हुआ 4700 वर्ष पूर्व, गंगा नदी के पास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आइए हम इसको मैप में देखते हैं। मैप में क्या है हमारा, ये रही हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ऐसे तो हमारे यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, ये हमारे इंडिया की तरफ से देख रहे हैं सिंधु। पहले तो हमें ये नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर बच्चे को पता होना चाहिए। लाइन वाइज हमें बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है ये नदियाँ। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, व्यास बिल्कुल छोटी सी नदी है, यहाँ पे सतलज में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये पांचों नदी यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के अंडर में है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इंडिया के अंडर में है। ठीक है, ये है हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ। वैसे ही हमारी ये गंगा नदी है, यहाँ से गोमुख हिमानी से निकल रही है हमारी गंगा नदी। ये यमुना नदी है। ठीक है, ये सोन नदी है जो यहाँ से निकल रही है। ठीक है, वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसी सोन नदी के पास ही मगध नाम से एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, ये भी हमारा सोन नदी के पास ही है। जैसे गंगा के दक्षिणी नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, मगध बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ मगध का। लोगों ने सदा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, इनके कारण इनकी यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी। कभी कभी में काम की तलाश में आते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में आते थे, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं। ठीक है, हम वस्तुओं के आधार पर देखते हैं ना कि हमें क्या क्या वस्तुएं मिली है, क्या कैसा कैसा लोग व्यापार करते थे। धार्मिक गुरु आते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, जैसे ठीक है लोग यात्रा करते थे, उनको शौक होता था, उत्सुकतावश यात्रा करते थे। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर हमारा देश में क्या है, हमारा देश बहुत पहाड़ी पर्वत और समुद्र में बटा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, सीमाओं का पार करना आसान नहीं था लोगों के लिए। ठीक है, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। लोगों की आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। अपने देश के नाम देखते हैं हम। ठीक है, देश के नाम के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस रिवर भी बोलते हैं ना। ठीक है, और इसे संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान। ठीक है, ईरान अफगानिस्तान के पास है। ठीक है, यूनान मिस्र को बोलते थे। 2500 वर्ष पूर्व लोग यहीं से आए थे। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने क्या किया था, सिंधु को हिंदूज अथवा इंदोस कहते थे
और इसके जो पूर्व में स्थित थे जो प्रदेश, उसको इंडिया कहा इन्होंने। ठीक है। फिर कुछ लोग भरत भी बोलते थे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का लेख संस्कृत की आरंभिक रीति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। तो भरत नाम का प्रयोग कहाँ पे मिला है? हमें ऋग्वेद में मिला है। 3500 वर्ष पुरानी है। एक समूह के लिए करते थे, लोगों के समूह के उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उसको भरत बोलते थे। तो फिर इस बाद में इसका प्रयोग देश का नाम ही भरत रख दिया गया था। ठीक है। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? सब जो हमें मिला है कहाँ से कैसे पता चला है हमें? ठीक है। पांडुलिपियों से मिला, पता चला है हमें। ठीक है। अभिलेखों से पता चला है, महाकाव्य से, कविताओं से, नाटकों से। ठीक है। खुदाई से, छानबीन से। ठीक है। जो पांडुलिपि है सबसे इम्पोर्टेंट है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि को क्या कहते हैं? अतीत में लिखी गई पुस्तक होती है, उनको हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखी होने के कारण है पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी में शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द कैसे लिया है? लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ, ऐसे निकला है। यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है। ये हमारा ताड़पत्र से बनी एक पांडुलिपि है, ये है। ठीक है। ताड़पत्र है। तो अब इतने वर्ष हो गए। ठीक है। तो कुछ पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया, तो कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी की पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान सभी की चर्चा मिलती है हमें। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य भी मिलते हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो संस्कृत का प्रयोग उसे उच्च लोग करते थे। ठीक है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है। पांडुलिपियाँ हो गई। फिर हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है। पत्थर होते थे, धातु होते थे। कभी कभी शासक अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, पालन कर सके। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हमें जहाँ पर राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है। आम आदमी भी अभिलेखों पर अपने कार्य का विवरण लिखते थे। ठीक है। जो ये हमारा अभिलेख है, ये किसका उदाहरण है? ये अफगानिस्तान के अभिलेख का उदाहरण है, जो किसने बनवाया था? महाराजा अशोक ने। ठीक है। अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। अफगानिस्तान के कंधार से हमें मिला है ये। बाकी आगे हम इस शासक के विषय में 8 लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपि से ही लिखते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी हो गई हमारी। लिपियाँ कैसे लिखते हैं? अक्षरों से बनी होती हैं अथवा संकेत होते हैं। जब हम कुछ बोलते पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयुक्त है? यूनानी तथा अरामीक। ठीक। अरामीक 2 लिपियाँ हैं। ठीक है। अभिलेख से हमें पता लगता है लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके विचार, परंपराएं, रीति रिवाज। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं भी अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कहते हैं ना, पुरातत्वविद क्या करता है? खुदाई करता है। खुदाई में से जो सामान निकलता है उसकी पूरी रिसर्च करता है, छानबीन करता है। पुरातत्वविद क्या करता है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण जो भी हमें मिलता है उसका अध्ययन करते हैं। खुदाई भी करते हैं सिक्कों की प्राप्ति के लिए। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की होती हैं, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, जो पक्की मिट्टी के हो गए। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ये एक पात्र है। ठीक है। प्राचीन नगर से मिला एक पात्र है। 4700 वर्ष पूर्व होता था ऐसे पात्रों का प्रयोग। ठीक है। पक्की मिट्टी का पात्र है ये। यहाँ पे फिर दाएं पे है पुराना चांदी का सिक्का। ठीक है। ये 2500 वर्ष पहले होते थे इनका प्रयोग, चांदी का सिक्का। पुरातत्वविद और क्या करते हैं?
जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है कि हमें इसका एग्जैक्ट सबूत कहाँ से मिला है। ठीक है, फिर हमें रोचक हो जाता है। ठीक है, हम फिर अतीत का पुनर्निर्माण करते चले जाते हैं। ये सब हमारे स्रोत ही तो हैं। पांडुलिपि अभिलेख हमारे पास सबूत है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे होते थे। तो इन स्रोतों से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरानी पुस्तकें हो गई, किताबें हो गई, नाटक हो गए, महाकाव्य हो गए। ठीक है, ये सब हमारे इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, अतीत एक या अनेक, ये सिर्फ बुक का नाम है, इस किताब का नाम है कि जैसे इसका नाम हमारे अतीत है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्यों किया गया बहुवचन के रूप में? क्योंकि इसमें पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबका जीवन अलग अलग था। सबके नज़रिए से हमने इतिहास को बनाया है, इतिहास को देखा है। ठीक है, शिल्पकारों के लिए इतिहास कैसा था, व्यापारियों के लिए, राजा रानी के लिए, आम आदमियों के लिए। ठीक है, लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग देखते हैं अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। और इस तरह का एक अन्य भेद भी है, शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि लेखा जोखा रखते शासकों के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, ठीक है, तिथि हम बोलते जैसे आज से 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसको हमें कैसे पता चलता है? आज से, हम इसको आज से मान रहे हैं। ठीक है, आज से 47, लेकिन आज हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। ठीक है, तो 2020 चल रहा है, तो हमारा सबसे पहले हम जैसे 2000 को हम इसमें आधार वर्ष मानते हैं इस बुक के हिसाब से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, 4700 वर्ष ईसा पूर्व जैसे बोलते हैं हम। अगर हमने आज से बोला है तो आज से होगा। अगर हमने 4700 ईसा पूर्व बोला है तो 47 ईसा पूर्व के 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा वो हमारा। ठीक है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। अगर आज से बोला है तो उसमें 2000 और ऐड हो जाएंगे हमारे, क्योंकि आज हम 2000 साल आगे पहुंच चुके हैं ईसा जन्म से। ठीक है, जैसे किसी की मृत्यु, जैसे किसी का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, ठीक है, और मृत्यु होती है उसकी 460 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ईसा पूर्व हमारा 0 से मान के चलते हैं हम। 0 के बाद फिर हमारे ईयर स्टार्ट, हमने कैलेंडर बनाना शुरू किया था। अगर उसका जन्म 563 ईसा पूर्व है तो वो 0 से 563 ईसा पूर्व होगा। अगर हम आज से करेंगे तो उसमें 563 में हम 2000 और प्लस कर देंगे। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ, फिर वो आगे 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 563 से फिर क्या हुआ, 62, 61, 60, ऐसे 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 चलता चलता, ठीक है, 460 ईसा पूर्व तक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा। जैसे ईसा पूर्व को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC। ठीक है, एनो डेमिनो होता है हिंदी में, AD बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है AD, BC, AC बोलते हैं। AD की जगह हम कई बार CE और BC की जगह BCE का CE अक्षर पर कॉमन एरा, कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा एक ही चीज़ है। ठीक है,
जैसे ही हमने कर रखा है, जो हमारा -20 है वो हमारा छोटा होता है, फिर -10 बड़ा 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 होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे 10 20 अपोजिट में होता है माइनस का। ये हमने NCERT बुक्स पढ़ ली है। अब मैंने कुछ नोट्स भी बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, नोट्स भी देख लेते हैं हम। मेन है नोट्स, इसके की पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने। लेसन की अच्छी तरह से बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, हमें दोबारा से लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार में ही हमें पूरा लर्न। हमने ये लेसन तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें उसे लर्न करना है, पढ़ना नहीं है, उसको लर्न भी करना है। ठीक है, तो लर्न में हमने लेसन से पहले क्या पढ़ा था? नर्मदा नदी के पास क्या था कई लाख वर्ष पहले? ठीक है, से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले कहाँ पर हमें लोगों के रहने के संकेत मिले इंडिया में, तो नर्मदा नदी। ठीक है, वहाँ पर कुशल संग्राहक और आखेटक थे। फिर हम इसको सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं हमसे, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी, सुलेमान, किरथर, गारो। ठीक है, फिर हमने जीवन देखा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास देखा। यहाँ पर 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उपजाई गई। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। फिर इसके बाद उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में चावल। और फिर आती है हमारी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगर फले फूले। ठीक है, सिंधु के पास नगर थे, और जो हमारा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में बनता है वहाँ पर हमारे गांव थे। ठीक है, फिर गंगा, सिंधु के बाद गंगा और इसकी सहायक नदियाँ आई। यहाँ पर नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, सिंधु के बाद गंगा का कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। सिंधु के पास कब हुआ? 4700 वर्ष पहले। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास कब हुआ? 8000 वर्ष पहले। ठीक है, जैसे जैसे हम पीछे जाते चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आगे आते जाते 8000, फिर 4700 पे आए हम, फिर 2500 पे आएंगे, फिर 2000, 1000, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। हम ईसा मसीह के पास आते चले जाएंगे, जन्म के पास। ठीक है, फिर गंगा के पास आया 2500 साल पहले, और गंगा के आसपास, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता था। अपने देश का नाम है जो हमारा वो पड़ा, जैसे इंडिया। ठीक है, और भारत जैसे नाम मिलते हैं ना, हम बोलते हैं इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। ठीक है, जो ईरानियों यूनानी आए थे 2500 वर्ष पहले, इन्होंने सिंधु नदी के पास आए थे। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, जो इस नदी के पूर्व में थे उसको हमने इंडिया कहा। ठीक है, मैप में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के, जैसे भरत है इसका उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के पहले एक समूह के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में समूह का उल्लेख पूरे देश के लिए किया जाने लगा। ठीक है, इसका भरत, जो अगर हम भरत शब्द का जो प्रयोग है उसको सबसे पहले हम कहाँ देख सकते हैं? ऋग्वेद में देख सकते हैं। ठीक है, भरत नाम शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, अधिक के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? पांडुलिपियों से जान सकते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, मैन्यू का होता है हाथ, ताड़पत्रों पर बनी है ये। ठीक है, मंदिर और विहार में प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें और क्या क्या मिलता है? महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी मिलते हैं। कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, कई प्राकृत और तमिल में है। ठीक, आम लोगों की भाषा क्या होती थी? प्राकृत होती थी। आम लोग करते थे प्राकृत भाषा का प्रयोग। फिर अभिलेख, ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसे कठोर स्तूपों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख तो कठोर होते हैं, अभिलेख लिखते हैं जिस पर हम, ठीक है, पत्थर पर, धातु पर खुदवाते थे। ठीक है, राजा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी किया उत्कीर्ण। ठीक है, जो हमारा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
यह अशोक, जो अफगानिस्तान में जो कंधार है, अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। यह अभिलेख यूनानी और अरामेक 2 भिन्न लिपियों व भाषाओं में है। ठीक है, हमने मेन की पॉइंट्स देख लिए हैं। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले नर्मदा नदी, सुलेमान किर्थर की पहाड़ियाँ, फिर गारो, मध्य भारत में इंद्र, फिर सिंधु 4700 वर्ष पूर्व, गंगा के पास 2500 वर्ष पूर्व। हमने बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह से लर्न कर लिया है, समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है, फिर इसको लर्न भी कर लिया है। अब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है, ना समझ में आया है, ठीक है, वो मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं कि और क्या सुधार करूं। देखो वैसे तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से, फिर आगे आगे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है आज का। इसके बाद आपको जो भी सुझाव देने हैं आप बता सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बनाया है बुक से, और ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम आगे आगे और करते जाएंगे, बिल्कुल आधार से शिखर। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और सब बच्चों की हेल्प कर सके। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी सेवा दे सकूँ लोगों को। ठीक है, बच्चों को, जो कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सकता, जो कोई फीस नहीं भर सकते बड़ी बड़ी, ठीक है, ताकि सब बच्चे पढ़ सके आराम से। ठीक है, कोई मेरे सब बस यही है कि सब अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, सब बच्चों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, नमस्ते।